हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये है हमारा वीडियो नंबर 6 लॉस ऑफ मोशन का चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 फिजिक्स का है ना। तो आई होप आपने फिफ्थ वीडियो देख लिया होगा। बच्चों उसमें हमने फिफ्थ वीडियो में स्यूडो फोर्स डिस्कस किया था। स्यूडो फोर्स क्या है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करते थे तो उसमें हम एक स्यूडो फोर्स ऐड करते थे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। याद है कुछ या बॉडी याद है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैंने कहा था जरूर पढ़ना, क्योंकि जब अभी हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करेंगे, है ना। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो देख लेना, है ना। चलिए तो आज का सिक्स्थ वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सीबीएसई प्लस नीट के। और नीट मतलब जेई मेंस के भी क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, है ना। क्लियरिटी है तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डाल दो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद पढ़ेंगे अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। चलो आओ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बचपन से सुनते आ रहे हो, ऐसा कुछ बोलता जाता है डेफिनेशन के तौर पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है ये, आओ समझते हैं। तो बच्चों न्यूटन साहब ने ये कहा कि अगर किसी भी बॉडी पे कोई एक बॉडी फोर्स लगाती है, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, अगर कोई भी बॉडी किसी भी एक बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वो बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स उस पर लगाती है। फॉर सपोज मैं बोलूं कि एक वॉल है, दीवार है, क्या है, दीवार है, वॉल है, ये एक बॉल है ना। ये वॉल जाके इस दीवार पे टकराई, जैसे ये बॉल इस दीवार पे टकराई तो इस बॉल ने दीवार पे एफ फोर्स लगाया। क्या लगाया? एफ फोर्स, माने एक्शन किया इस बॉल ने, किस पे, दीवार पे, वॉल पे, है ना। तो इस बॉल ने भी इस वॉल पे एफ फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में। so this is said to be the action, this is said to be a action done by the ball on the wall, and this is said to be a reaction done by the wall on the ball। क्या बात समझ में आई? मतलब यह है कहने का कि जब भी आप कोई फोर्स किसी दूसरी बॉडी पर लगाते हैं तो वो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर्स, फोर्स हमेशा पेयर्स में होता है। आप जब भी कोई एक फोर्स लगाओगे दूसरा फोर्स अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी के द्वारा लगेगा। फिर से समझते हैं। मैंने कहा एक दीवार है, बोर्ड है, मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो इस दीवार ने भी, इस बोर्ड ने भी मेरे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। मैंने कहा अपन ने इस पे एक पंच किया बोर्ड पे तो आपको फील होता है, पेन फील होता है, किसकी वजह से? क्योंकि आपने एक फोर्स लगाया इस वॉल पे, तो इस वॉल ने भी अपोजिट रिएक्शन किया आपके हाथ पे, जिसकी वजह से आपको फोर्स फील हुआ और वो उससे आपको पेन हुआ। सो जैसे ही किसी चीज पे एक्शन होता है तुरंत एक रिएक्शन होता है दूसरी बॉडी के कारण। इसी को हम बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो उन्होंने कहा कभी भी अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो बॉडी भी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है इन इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मींस दे ऑलवेज अपीयर्स इन फोर्स। थर्ड लॉ ये कहता है फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर्स। कैसा होता है? हमेशा कोई भी फोर्स पेयर में होता है। आप तो कहीं भी फोर्स लगा लो, जिस चीज पे आप फोर्स लगाओगे उसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होगा। फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर्स, है ना। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। कैसे होते हैं ये? साइमल्टेनियसली। हम ये नहीं कह सकते पहले एक्शन हो फिर ये तुरंत, कोई टाइम गैप नहीं होता इनके बीच में। जैसे ही एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन होगा। हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन तब होगा 1 सेकंड के बाद, सॉरी, एक्शन हुआ 1 सेकंड के बाद रिएक्शन। साइमल्टेनियसली प्रोसेस है, इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता। जैसे ही एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन हुआ। क्या बात समझ में आई? एक्शन एंड रिएक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली, एंड एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन आप समझ रहे होगे।
एक्शन मतलब अप्लाइड फोर्स, रिएक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो इक्वल फोर्स दूसरी बॉडी ने लगाया। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक ही पे नहीं होते हैं, कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एक ही बॉडी पे एक्शन होता है उसी भी रिएक्शन होता है, नहीं तो फिर हमेशा नेट फोर्स जीरो ही हो जाता है ना। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप आपको लॉ समझ आ गया होगा। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। An action and reaction occurs on two different bodies in an opposite direction. It states that force always appears in pairs. हमेशा जो भी फोर्स लगेगा पेयर में अपीयर करेगा। अगर आपने कहीं भी एक फोर्स लगा रहा है तो दूसरा अपने आप जनरेट होगा, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, मतलब इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है। क्लियरिटी है। तो ये न्यूटन साहब का थर्ड लॉ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे चलेंगे। आइए। सो न्यूटन साहब कह रहे थे फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बात ठीक है। जैसे कि आप जब चलते हो तो आप सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हो, वही सरफेस आपको फ्रिक्शन की हेल्प से आगे की तरफ पुश करता है। तो एक्शन और रिएक्शन की वजह से आप आगे जाते हो। आपने क्या किया, उस सरफेस को पीछे की तरफ पुश किया, उस सरफेस ने आपके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। इसकी वजह से आप कहां चलते हैं, आगे। अरे यस और नो, समझ आया। अच्छा, फ्रिक्शन में और समझेंगे। तो हमने बच्चों सेकंड लॉ ऑलरेडी पढ़ लिया था। फोर्स क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। हालांकि थर्ड लॉ है तो फोर्स लगेगा, फोर्स मिलेगा, फोर्स तो कहानी तो फोर्स की होगी, बट इक्वल एंड अपोजिट होगा। चलिए, तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर हमने कहा था फोर्स इनटू ये टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाता था अपना चेंज इन मोमेंटम। यस और नो, यस और नो। अच्छा, इसको हम क्या बोलते थे, इम्पल्स। इसको हम क्या बोलते थे, इम्पल्स। पढ़ रखा है हमने सेकंड वीडियो में, है ना, लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम। या इम्पल्स किसके बराबर होती है, फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन टाइम। और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चीजें पता होनी चाहिए जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या बात ठीक है। चलिए, तो आओ इस पर, इससे रिलेटेड हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं विद ईयर के साथ, कब ये किस ईयर में क्वेश्चन आया था। आइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए भी थे हमारे सेकंड वीडियो में। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये 2016 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा एक वॉल है, क्या है, वॉल है, एक वी रफ्तार से बॉल आई, इस पे टकराई, कितने एंगल से, 60 डिग्री से, ठीक है, और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर गई सेम वेलोसिटी से। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है, 2016 में आया है नीट में। A ball with a velocity v strikes a wall with an angle of 60 degree as shown in the figure and reflected back with the same velocity. What is the impulse on the ball by the wall? Wall ने बॉल पे कितना इम्पल्स लगाया। तो अब हमें पता है कि बच्चों सॉल्यूशन देखेंगे फटाफट। ऑप्शंस दे रखे थे आपको, m इंटू वी, हाँ इस बॉल का जो भी है मास कितना है, m है, मास कितना है, m है, m इंटू वी, एम वी बाई 2 कर दो फटाफट पॉज करके, हमें पता है आप कर लोगे, 2mv और एक था mv बाय 3, इस तरीके के ऑप्शंस थे, ठीक है। आइए, तो ये 60 डिग्री है बच्चों, आप खुद देखो, चेंज मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये एंगल पे आ रही है, इसकी वेलोसिटी x में भी और y में भी, कंसेप्ट समझा रहा हूं बस, लेकिन y में जो इसका चेंज इन मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, है ना। समेशन ऑफ मोमेंटम इज y कितना होगा, जीरो, और यू कैन सी द चेंज इन मोमेंटम इन y कितना होगा, जीरो। क्यों, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। 1 मिनट में करेंगे आगे वाले क्वेश्चन, बस अभी समझ लो मैं जो बोल रहा हूँ। y में तो मोमेंटम का कोई चेंज नहीं होगा, कितने से आई, v sin 60, v sin 60 नीचे की तरफ, और सेम डायरेक्शन में जाएगी भी कितने से, v sin 60, v sin 60। क्या बात समझ में है। तो
तो m इंटू वी साइन 60 माइनस m इंटू वी साइन 60 कितना हो जाएगा 0। मैंने चेंज इन मोमेंटम y में तो है ही नहीं, तो हमें कोई टेंशन लेनी नहीं है y की, हमें टेंशन किसकी लेनी, x की। किसकी लेनी, x की। बस हो गया क्वेश्चन, यहीं तक, यही समझाना था मैं आपको। अब हर क्वेश्चन में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, ध्यान से देखना, एम वी कॉस 60। एम वी कॉस 60 इज द इनिशियल मोमेंटम। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी कॉस 60। फाइनल मोमेंटम, वापस भी सेम वेलोसिटी से गई है, सेम एंगल से गई है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ले लिया, इस तरफ प्लस ले लिया, तो एम वी कॉस 60। इम्पल्स इम्पार्टेड, है ना। इम्पल्स क्या होता है बच्चों, अब भी पढ़ा, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। ये आप लोग फटाफट एक लाइन में करोगे, अभी बस समझा रहा हूं, सीख लो। तो माइनस एम वी कॉस 60 माइनस एम वी कॉस 60, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 2mv cos 60, है ना। cos 60 की वैल्यू रख दीजिए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इम्पल्स कितना आ गया, मास इंटू वेलोसिटी mv। माइनस साइन तो बस डायरेक्शन बता रहा है, हमें मैग्नीट्यूड बताना था। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। सेकंड लॉ में ऑलरेडी हमने किए भी थे क्वेश्चंस, डन है। आगे बढ़ जाएं, एक और लो इसी तरीके का, आओ। बस चेंज इन मोमेंटम एक्स में निकाल दिया, वही इंपल्स है बॉल पे, किसने लगाई, दीवार ने, वॉल ने। किस पे लगाई, बॉल पे, समझ आया। चलो एक बार और इसमें कुछ अलग पूछ लिया, क्वेश्चन ऐसे ही था। आज थोड़ा सा गला खराब है, तो आवाज को एडजस्ट करें। एक बॉल है बच्चा जिसका मास है 0.5 kg, एक बॉल है जिसका मास है 0.5 kg, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से आ रही है, इस तरीके से एक दीवार पे टकराई, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी आई और ऐसी चली गई, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर गई, और वॉल से उसका एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री। कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री, कहां से, दीवार से, ठीक है। मास कितना था, ऐसी आई और टकरा के सेम एंगल से ऐसे चली गई, मतलब ये भी कितना होगा 60। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30, ये वाला भी एंगल कितना हो गया 30। क्या बात ठीक है, अरे बोलो 30 था, एक बार चेक कर लें। नहीं, ये एंगल 30 डिग्री दिया था, गलत हो जाएगा नहीं तो पूरी कहानी। ये एंगल कितना था 30 डिग्री विद द वॉल, तो ये अपना फिर से कितना हो गया 60, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ गए, और उन्होंने बोला द बॉल इज इन अ कांटेक्ट विद द वॉल फॉर टाइम इक्वल टू 0.25 सेकेंड, ठीक। बस समझ लो, ये डायग्राम है, एक दीवार से एक बॉल टकराई जिसका मास था 0.5 kg, जो कि एंगल बना रही थी दीवार से 30 डिग्री का। कितने से टकराई, एंगल कितना बना रही थी दीवार से 30 डिग्री का, और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर गई सेम वेलोसिटी से। कितने से आई थी 12 से, रिफ्लेक्ट भी कितनी कर गई 12 से। क्या बात समझ में आई, यस और नो, क्लियरिटी है। तो उन्होंने पूछा था व्हाट इज द एवरेज फोर्स, व्हाट इज द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉल। इस दीवार ने इस बॉल पे कितना फोर्स लगाया, क्या बात ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं, आप सॉल्व करके दें मुझे। 96 न्यूटन, 4 न्यूटन, 24 न्यूटन, 48 न्यूटन, ए बी सी डी। करो फटाफट, बहुत आसान है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। क्यों, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो टाइम दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम मिल जाए तो काम बन गया। बस इसमें थोड़ा सा ये दे दिया अपन को टाइम और फोर्स पूछ लिया। पिछले वाले में हमसे क्या पूछा था, इम्पल्स, तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया था। आइए बहुत आसान है, तो चेंज इन मोमेंटम बेसिकली कहाँ, एक्स में, कहाँ एक्स में। तो बस सर फटाफट पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ध्यान से देखेंगे, वी की वैल्यू बाद में रख लेंगे अपन, तो ये हो गया अपना वही का वही, एम वी कॉस 60 माइनस का, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, माइनस
mv cos 60, cos 60 cos 60, मास इंटू वेलोसिटी हमारा होता है मोमेंटम, ये तो सबको पता है। x में वेलोसिटी कितनी है v cos 60 और लौटने वाली माइनस v cos 60, तो माइनस v cos 60 माइनस mv cos 60, तो ये हो गया माइनस mv टू mv cos 60। फटाफट से सॉल्व कर दो, तो माइनस 2 इंटू मास की वैल्यू दी है 0.5, वेलोसिटी है 12, cos 60 की वैल्यू 1/2, से 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया अपना 6 माइनस 6। साइन का तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साइन से हमें ये पता चल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है बच्चों अपना -6, टाइम कितनी देर में कांटेक्ट रहा, ये चेंज इन मोमेंटम कितनी देर में हुआ 0.25 सेकंड में, 0.25। क्या बात समझ में, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -600 डिवाइडेड बाय 25, यस और नो। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 24 न्यूटन। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, सी। यहां हमें साइन नहीं बताना था, अपोजिट डायरेक्शन में तो लगाएगी दीवार फोर्स, बॉल ऐसे टकराई, फोर्स कहां लगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना लगाया 24 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लें। बढ़िया है, समझ आया, ठीक है। चलो, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने का सीन है पूरा पूरा, समझ पा रहे हो। हाँ सर, आ गया, कंसेप्ट सीख लो बेटा, फिर क्या करते रहो, प्रैक्टिस, क्वेश्चन जहां से मिल जाए। कंसेप्ट नहीं चेंज हो सकता, क्वेश्चंस तो कितने भी चेंज करा लो, कुछ भी दे दो, कुछ भी पूछ लो, शुड हैव अ कंसेप्ट इन योर माइंड। क्लियरिटी, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है ना, सॉरी थर्ड लॉ। अब आएंगे हम बच्चा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कौन सा, लीनियर, एंगुलर भी आएगा हमारे 7th चैप्टर में, किसमें, 7th चैप्टर में, रोटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डेफिनेशन बाद में लिखवाते हैं, पहले समझते हैं। मैंने कहा बच्चों, एक ये मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक दूसरा मास है m2, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, डन है बात। अच्छा, एक u1 इज ग्रेटर देन u2 है, समझना डेफिनेशन का क्या है, डेफिनेशन से होता क्या है फिजिक्स में, कुछ नहीं, फील आना चाहिए क्या है। मैंने कहा ये हमारा m1 मास है, u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये m2 मास है, u2 वेलोसिटी से चल रहा है, बस छोड़ दिए अपन ने, चले जा रहे हैं, कोई फोर्स इन पे लग नहीं रहा है, चले जा रहे हैं, और u1 की जो रफ्तार है वो u2 से ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है, इट्स नेचुरल कि u1 u2 से टकराएगा, फिक्स है भाई साहब, इनकी वेलोसिटी ज्यादा है, उनकी वेलोसिटी कम है, तो टकराएंगे, कोई रोकने वाला तो है नहीं है। आफ्टर कोलिजन, ये कोलाइड हो चुके हैं, ये कंडीशन क्या है, आफ्टर कोलिजन ये टकरा चुके हैं, ठीक। तो आफ्टर कोलिजन इनकी रफ्तार हो गई बेटा v1 और m2 की रफ्तार हो गई v2, m1 की वेलोसिटी हो गई v1, m2 की हो गई v2, ठीक। दोनों मासेस की वेलोसिटी चेंज हो गई आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बट बच्चों, जो इनका मोमेंटम इनिशियली था ना, इनका मोमेंटम अभी भी वही रहेगा आफ्टर कोलिजन। द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, द मोमेंटम इन दोनों को मिला के सिस्टम मान लिया इनको, मैंने इनको क्या मान लिया, सिस्टम। देखते चलो, अभी एक और पॉइंट ऐड करूंगा, कब तक ये कंजर्व रहेगा, ध्यान सुनना। मोमेंटम बिफोर व्हाट, कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब मैं इन दोनों का मोमेंटम बिफोर कोलिजन जोड़ू और आफ्टर कोलिजन जोड़ू तो वो क्या रहेगा, सेम। जैसे कि m1 u1 इसका प्लस, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दिया, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, नहीं तो मोमेंटम वेक्टर होता है, अगर ये इस तरफ होता तो मैं माइनस u2 लेता, ठीक है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इस बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब momentum of the system before collision is equal to the momentum of the system after collision. Despite of that, their momentum changes individually.
इनके इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो गए। इसका पहले कितना था m1u1, इसका बाद में कितना हो गया m1v1, इसका पहले कितना था m2u2, बाद में इसका कितना हो गया m2v2। तो इनके खुद के मोमेंटम पर्सनली तो चेंज हो गए, बट इनके सिस्टम का जो पूरे मोमेंटम का सम है वो कंजर्व रहा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया। ओनली एंड ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, when external force F external force is zero on the system, on the system, ये कंडीशन है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है when the external force on the system is zero, when the बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए सिस्टम ऑफ मास उस पे। एक सिंगल मास भी हो सकता है, सिंगल मास का भी केस बताता हूं कैसे, जो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 2 मास हो सकते हैं, 3 मास हो सकते हैं, 4 मास हो सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं, यस और नो। सो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ मासेस इज जीरो, देयर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। उनके बीच में कुछ भी होता रहे, वो ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, टकरा जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द मासेस। फिर से When the देखो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, मतलब ये नहीं आके कि इसको धक्का दे दिया, अपन ने इस पे बाहर से आके एक और फोर्स लगा दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें इंटरनल फोर्सेस तो हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। आप खुद सोचो, जब ये m1 मास m2 पे टकराएगा तो m2 पे फोर्स कहां लगाएगा, आगे की तरफ एक्शन, तो m2 रिएक्शन लगाएगा तो m2 को कहां लगाएगा, पीछे की तरफ। मतलब m2 की रफ्तार बढ़ जाएगी और m1 की रफ्तार शायद घट जाएगी, होगा, नॉर्मल सी बात है अगर प्रैक्टिकली सोचे, है ना। तो इनके इंटरनल फोर्सेस तो होंगे, तभी तो ये सब हुआ। मोमेंटम पर्सनली चेंज तो हुआ ना, पर्सनली चेंज मोमेंटम कब हो सकता है, जब वेलोसिटी चेंज हो जाए। और वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है, जब एक्सेलरेशन आ जाए। एक्सेलरेशन कब आ सकता है, जब फोर्स होगा। तो फोर्स तो इंटरनल है, मैं नहीं गया था उसको धक्का देने, मैं नहीं गया था उसको धक्का देने, इसने इसको मारा। तो जब इसने इसको टक्कर मारी तो m1 ने m2 को फोर्स लगाया, तो m2 ने रिएक्शन दिया, m1 पे फोर्स लगाया। इनके अंदर इंटरनल फोर्सेस तो हैं, बाहर से कोई ने आके इनको धक्का नहीं दिया। गॉट माय पॉइंट। सो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम ऑफ masses is zero, or on the mass or on the any body is zero, their momentum remains conserved. Their momentum remains conserved. That is initial momentum is equals to final momentum. तो wrote it down, आप इसको लिख लें डेफिनेशन के फॉर्म में। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? When the external force on the system of masses is zero, when the external force on the system of masses or a single body is zero, its momentum remains conserved. That is initial momentum is equals to final momentum. क्या बात समझ में? जरूरी नहीं है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी, ना तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, ना इनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी। ये जब टकराते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। हाँ, एक अलग बात है, अगर इनके बीच में एक कोलिजन होता है जो हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट 6 में पढ़ेंगे वो, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे केसेस पॉसिबल नहीं होते हैं, है ना। बहुत कम है ऐसे केसेस होते हैं, 99.9% केसेस में एनर्जी का लॉस होता है। तो इनका जब ये टकराएंगे तो इनका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, बदल जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बट एक केस में होती है बस इलास्टिक कोलिजन, जो कि हम देखेंगे इस चैप्टर में। और पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व नहीं होती है। तो कंजर्व सिर्फ क्या होता है, मोमेंटम। इनका पर्सनल मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बट सिस्टम का कलेक्टिवली चेंज नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया, तो डेफिनेशन लिख लेना। When the external force on the system is zero, their momentum remains conserved. आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक। अब जैसे कि मैं एक और केस दे दूं, क्योंकि 2 ही केस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये मास है, टोटल मास किसका है, इसका m, ठीक। ये 3 पार्ट में फट गया, रखा तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया, बाहर से तो किसी ने नहीं कराया। मैंने कहा ये 3 टुकड़ों में टूटा, सेम मास इसका, इस तरीके से, है ना। तो ये मास यहां गया, ये मास यहां गया, तो ये यहीं जाएगा। तो इसका मोमेंटम हम बोलेंगे P1, इसका बोलेंगे P2 और इसका बोलेंगे P3। तो P1 प्लस P2
प्लस P3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्या बात समझ में? ये तो रेस्ट पे था ना, तो ये भी चीज है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्लास्ट हुआ है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। तो फाइनल भी कितना होगा, 0। मतलब इन तीनों का वेक्टर सम मोमेंटम का, P1 P2 P3, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इन तीनों का वेक्टर सम भी कितना आएगा, 0। व्हाट माय पॉइंट, यस और नो? चलिए अब क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं तो आपको समझ आ जाएंगी कहानी। एक इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रश अप हो जाए फिर, है ना, फिर थोड़े से टफ पे चलेंगे। अपन ने कहा ये 3 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, ठीक है। ये चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, ये चल रही थी 3 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर कोलिजन की कंडीशन बना रहा हूं, आफ्टर कोलिजन इनकी रफ्तार हो गई 3 मीटर पर सेकंड, और इनकी रफ्तार बतानी है। क्या बात समझ में आई? बस एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया, टू masses 3 kg and 2 kg are moving with a velocity of 5 meter per second and 3 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of 3 kg is 3 meter per second. What is the velocity of 2 kg? समझ गए? आओ, so we know that net external force is 0, तो momentum conserve है, तो initial momentum of the system is equals to final momentum. Initial momentum देखते हैं, m1 तो लिखते चलो 5 into 3 ये हो गया 15, सेम डायरेक्शन में 2 इंटू 3 6, तो ये हो गया 15 प्लस 6, इनिशियल मोमेंटम हो गया इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम 3 3 9 प्लस 2 इंटू v, आसान है, अरे बोलो यार। तो 15 प्लस 6 इज 21, इस तरफ आया तो माइनस का 9 बराबर 2v। क्या बात समझ आई? 21 माइनस 9 इज व्हाट, 12 इज इक्वल्स टू 2v। So v is equals to 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ये कितनी रफ्तार से जाएंगे, 6 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली इनके सबसे बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं कहाँ पे, कोलिजन्स में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। अभी तो मोमेंटम कंजर्व करके हम इनकी वेलोसिटी बता दी, एक की बता दी, दूसरी की बता दी। समझ आया? थोड़ा सा क्लियरिटी आई? आगे बढ़े, चलो। एक बार वीडियो देख लें, कभी कभी चलते चलते पॉज हो जाता है, टेक्निकल कारण किसे। हाँ चल रहा है, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। आइए अब देखो, अब क्वेश्चन सुनना। एक गन है, क्या है, गन, जिसका मास है 1 kg। एक गन है जिसका मास है 1 kg, नीट में आया हुआ है 1998 में शायद। एक गन है जिसका मास है 1 kg, इससे एक बुलेट फायर की गई। क्या फायर की गई, बुलेट। क्या फायर की गई, बुलेट, जिसका मास था 200 ग्राम और जिसकी रफ्तार थी 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना। A bullet is fired with a velocity of 5 Mozil velocity of 5 meter per second, whose mass is 200 grams. What is the recoil velocity of gun? इन गन की recoil velocity क्या है? recoil velocity का मतलब समझिए बच्चों, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, है ना, नहीं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है वही समझ नहीं आया कि निकालना क्या है। recoil velocity का मतलब होता है बच्चों, जिस वेलोसिटी से वो बैक होगी। आपने देखा होगा मूवीज में, जब कोई भी गन चलाते हैं तो बुलेट तो आगे जाती है, गन कहां जाती है, पीछे। एक्शन रिएक्शन, बुलेट किसके अंदर से, गन के ऊपर। गन के अंदर ब्लास्ट हुआ, एक्शन किस पे हुआ, बुलेट पे, तो बुलेट ने रिएक्शन किस पे करा, गन पे, तो गन कहां जाती है, पीछे। क्या बात समझ में आई? तो पहले तो ये दोनों साथ में ही थे, गन और बुलेट अंदर ही थी, तो इनका इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। इनका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ध्यान से देखना। इनिशियली तो गन की वेलोसिटी भी 0 थी और बुलेट की वेलोसिटी भी 0 थी, दोनों साथ में थे, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0। फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, मास ऑफ द गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना, हो गया सवाल। तो 0 इक्वल्स टू मास ऑफ गन 0.2, वेलोसिटी ऑफ गन 5 प्लस मास ऑफ बुलेट, अच्छा ये बुलेट का लिख दिया, ठीक है, यहां कर लो मास ऑफ गन कितना दिया है, 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ये आगे लिख दिया मैंने ना,
बुलेट का मास कितना है 0.2 केजी में रखते हैं, दिया दिया 0.2 केजी। ठीक, फटाफट से करते हैं अब। तो ये हो गया 1 प्लस वीजी इक्वल्स टू 0। तो यहां से वीजी की वैल्यू निकल के आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ऑप्शंस थे, -1 फॉरवर्ड, -1 फॉरवर्ड, 1 बैकवर्ड। तो आंसर क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड। तो गन पीछे कितनी वेलोसिटी से जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, हमने मोमेंटम कंजर्व करा दिया। इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम लिखा, वेलोसिटी की और उसका मास दिया था, तो वेलोसिटी ऑफ गन निकल के आ गई, माइनस निकल के आई ना, मतलब कहां पीछे की तरफ। समझ आ गया? चलो आगे बढ़े। चलिए बच्चों मेहनत करते रहिए, संघर्ष में ही जीवन में मजा है। संघर्ष जितना ज्यादा करोगे अपने जीवन में उतने टफ बनोगे, है ना? नहीं तो अगर टफ नहीं हो लाइफ में तो परेशानियां आएंगी, घबरा जाओगे, डर जाओगे। तो मेहनत करते रहिए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी क्वेश्चन नहीं बने, उस रात को सोना मत जब तक वो क्वेश्चन अच्छे से हो ना जाए। क्या बात समझ में आई? चलिए सर बातें हो गई बहुत, समझ गए हम क्वेश्चन। तो आओ एक डाटा के साथ बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम। 2016 का लेटेस्ट नीट में आया हुआ सवाल, 2016 नीट, जेई मेंस में भी आया हुआ है। सुनो क्या कहा इन्होंने, ध्यान से सुनना। कहाँ गया? 2019 का है। कहाँ का है? 19 का। एक वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझा दूंगा। 2 आई कैप 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप प्लस -12 की कैप, ठीक है। और मासेस का रेशियो दिया है 1:5। बहुत बढ़िया। सुनो सवाल क्या है। उन्होंने बोला हवा में एक मास था जिसकी वेलोसिटी ये थी, है ना। एक मास था m, मान लो एक कोई मास होगा हवा में बच्चों m, जिसकी वेलोसिटी कितनी थी ये, मतलब तीनों डायरेक्शन में चल रहा था, x में ये, y में ये, z में ये, ठीक है। वो ब्लास्ट हो गया इन द रेशियो 1:5, ब्लास्ट हो गया इन द रेशियो 1:5, ठीक है। क्लियरिटी है? हाँ। अब जो स्मॉल मास है उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो जो स्मॉल मास है उसकी वेलोसिटी आपको दी है 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 की कैप, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। An object flying in air with the velocity this suddenly breaks into two pieces in the ratio 1:5, ठीक है। The smaller mass flies with the velocity of this. What is the velocity of a large mass? समझ गए? ठीक है। देखो तो ये एक मास था, हमने माना ये दो पार्ट में टूटा, मैंने कहा एक m1 और दूसरा m2, एक m1 दूसरा m2। तो चार ऑप्शन थे, आई जे के फॉर्म में वेलोसिटी लिखी थी। तो m1 मास कितना होगा 1:6, 1:5 के रेशियो में फटे हैं। तो मैंने कहा टोटल मास m था, तो ये हो गया m/6। क्या बात समझ में आई? और तो m2 कितना होगा 5/6 इंटू m। ये समझ में आता है रेशियो 1:5, एक पार्ट इसके पास, 5 पार्ट इसके पास, तो टोटल पार्ट कितने हुए 6। तो 1/6 इज m, m स्मॉल वाला, और 5/6 बड़ा वाला, ठीक। यस और नो? लिए लो सॉल्यूशन फटाफट। मोमेंटम कंजर्व कराना है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m इंटू दिस, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू 20 आई कैप 25 जे कैप -12 के कैप। डन है बात? ये क्या है इनिशियल मोमेंटम। अच्छा फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो पता है, तो ध्यान से देखिए, छोटे वाले की लिख देता हूं। तो m/6 इंटू दिस 100 आई कैप प्लस, आप तो एक ही लाइन में करना, पेपर में इतना थोड़ी ना करना होता है वहां, तो आंसर से मतलब, ठीक, प्लस 5m/6 इज इक्वल्स टू इंटू वेलोसिटी v। समझ में आया कैसे लिखा? ये तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल में दो पार्ट में टूटा, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है और इसकी वेलोसिटी हमने v मान ली। अब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, इंटरनल फोर्स की वजह से फूट गया हवा में, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर
क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम। तो इसको इसके बराबर कर देना, इसको इसके बराबर कर देना। तो जब इसको इसके बराबर करोगे बच्चों, ध्यान से देखना, एम एम और एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 6 और 6 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहां मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 इंटू 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप इज इक्वल्स टू 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप प्लस 5 जी। समझ में आया? इस सब को इस तरफ ले, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको इस तरफ ले आओ, हो गया क्वेश्चन। तो ये हो गया 120 आई कैप, ये कितना हो गया 150, 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस इक्वेशन सॉल्व करनी आप कर सकते हो, आंसर निकाल लो फटाफट, ठीक, बराबर ये, ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी प्लस 5 इंटू वी। अब इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ लाओ और माइनस कर दो, तो ये जब ये 100 इस तरफ आएगा, 120 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 20 आई कैप प्लस ये 150 हो गया, तो इस तरफ 35 आएगा तो कितना बचेगा 115 जे कैप, पहले से -12 है इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 72, ठीक। ये इस तरफ आएंगे कौन 8, तो ये हो जाएगा -80 के कैप इज इक्वल्स टू 5 वी। समझ में आया? 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 4 आई कैप प्लस ये गया 23 जे कैप माइनस 16 के कैप इज द वेलोसिटी ऑफ लार्जर मास। समझ में आया? आप तो सीधा लिखना इनिशियल इक्वल टू फाइनल और एक लाइन में सॉल्व कर देना, मैंने तो आपको सिखाया है प्रोसेस। ये वेलोसिटी थी, 2 मास में फटा, m2 m1 रेशियो दिया था यहाँ 1:5, एक कितना हो जाएगा m/6, तो दूसरा कितना हो जाएगा 5/6 इंटू m। समझ आया? तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल जब इक्वेट करोगे m कट जाएंगे, 6 कॉमन होके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, ये इस तरफ से इस तरफ आएगा, माइनस कर दिया 5v, ये था 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर था ए ऑप्शन दिया था 2019 में, अभी लेटेस्ट आया हुआ है। डन है बात, समझ गए? आगे बढ़े, चलो बढ़े, ओके। समझ आया? चलो और बढ़िया सवाल लेते हैं, आइए। इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, सुनो क्वेश्चन, एक सेकंड जरा, गर्मी बहुत हो रही है, क्या करें, पढ़ाई तो करनी है, गर्मी हो चाहे कुछ, मेहनत के आगे सब झुकेंगे। आइए, मैंने बोला एक एक्सप्लोसिव है, क्या है एक्सप्लोसिव, तो अपन उसका मास मान लिए m, ब्रेक्स इनटू 3 पार्ट, कितने पार्ट में टूटा बच्चों 3 पार्ट, ध्यान से सुनना क्वेश्चन समझा रहा हूं, 3 पार्ट में टूटा, जिनका आपको हाँ 3 पार्ट में टूटा, 2 of them goes off at a right angle to each other, फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, मैं आपको सीधा डायग्राम बना देता हूं, बहुत बढ़िया, ये एक पूरा मास m था, 3 पार्ट में टूटा, जिसमें से एक पार्ट है ना कितने केजी का 1 kg, moves with velocity of 12 meter per second, another mass moves with the 2 kg, moves with the velocity of 8 meter per second, है ना, और एक थर्ड मास है moves with the velocity of 4 meter per second। ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया सवाल है। उन्होंने क्या कहा, एक मास है एक्सप्लोड हो गया, कैसा हो गया एक्सप्लोड हो गया, जिसका 1 पार्ट कितने केजी का 1 kg का, और एक दूसरा पार्ट कितने केजी का 2 kg का, मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायग्राम तो मैंने बनाया है, क्वेश्चन में क्या देवन था वो सुनो। टूटने के बाद ये 3 पार्ट में टूटे बच्चा, कितने में 3 में, 1 2 3, 2 पार्ट थे, 1 kg 12 मीटर पर सेकंड से भागा, 2 kg 8 मीटर पर सेकंड से भागा, कहां परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैंने यहां मान लिया, इसको मान लिया हमने कहा y में, और इसको मान लिया x में, यहां भी मान सकते हो, क्या बुराई, परपेंडिकुलर। तो उन्होंने बोला जो थर्ड मास है m3, जो थर्ड मास है m3,
उसकी रफ्तार कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो वो मास बताना कि मैम 3 मास कितना है। क्वेश्चन समझ गए, वो बना आपके सामने डायग्राम। क्लियरिटी है, क्वेश्चन क्लियर है, बोलो यस और नो। आइए तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई साहब। क्या देखते हैं, सॉल्यूशन। क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है, 3 पार्ट में टूटा, 2 पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर गए, 1 kg वाला 12 से, 2 kg वाला 8 से। उन्होंने बोला थर्ड मास बताओ, तो 4 मीटर पर सेकंड से गया। ठीक, तो बच्चों ये रखा था, इनका इनिशियल मोमेंटम कितना था 0। इनिशियल मोमेंटम कितना था 0, है ना। फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा 0। ठीक है, फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा 0। अच्छा, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0। इन सबका मोमेंटम 0 ही तो होगा। इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3। क्या बात ठीक है। तो P1 प्लस P2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 0। अपन को क्या चाहिए P3। तो P3 का मोमेंटम कितना होगा माइनस ऑफ P1 प्लस P2। कोई दिक्कत की बात, माइनस ऑफ P1 प्लस P2। अब ध्यान से देखो, जो 1 का मोमेंटम कहाँ है जे कैप में ही है ना। ये क्या होता है वाई एक्सेल जे कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं है। और इसका कहाँ होगा आई कैप, इसका कहाँ होगा आई कैप। तो ध्यान से देखो P3 में कैसे लिखूंगा बच्चों, माइनस ऑफ P1। P1 कितना हो गया, इसका लिखो 1, मास कितना है 1, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो P1 लिख रहा हूं तो 1 into 12, तो 1 into 12 आई कैप प्लस इसका कितना है 2 into 8, तो 16 जे कैप। समझ में आया, 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। इनको जोड़ना है, क्या करना है इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ते हैं, जो नेट मोमेंटम कितना होगा, ये मोमेंटम P1 हुआ, 12 कितना आई में मतलब x में, और 16 कितना y में। इनका सम कितना होगा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, है ना। तो P3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256। अरे यस और नो। तो यहां से देखो बच्चा अपना P3 कितना आ गया, P3 जो मोमेंटम, माइनस साइन तो हमें डायरेक्शन बताएगा, हमें तो मास की वैल्यू बतानी, में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो P3 कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 400 मतलब 200, सॉरी 20। क्या बात समझ में। अब P3 क्या होगा, P3 का मतलब क्या होगा, P3 होगा m3 इंटू वेलोसिटी। तो m3 कितना है बोलो, निकालना है। m3 की वेलोसिटी कितनी दी है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां से m3 की वैल्यू आई 20 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 5 kg। तो यहां पर आपके ऑप्शंस थे 10 kg, 15 kg, 20 kg और 5 kg। तो अपना आंसर क्या था 5 kg। ऑप्शन पहले दे देता, शायद आप ट्राई कर लेते। समझ में आया, हमने बस क्या किया मोमेंटम कंजर्वेशन किया। अब यहाँ पर जो मोमेंटम थे वो आई जे के में थे, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हमें डायरेक्शन भी लेना पड़ते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल कितना है वो भी 0, फाइनल तीनों का P1 P2 P3। अब इनका मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में था तो आई जे के का आप लिखना पड़ा क्योंकि वेक्टर सम होगा यहाँ पे। गॉट माय पॉइंट। नेट मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होगा ना, तो ये 4 था, ये m3 था, तो इसका मोमेंटम होगा कितना 4 इंटू m3। यस और नो, तो ये आ गया मास। डन है, नोट करें, बोलो आगे बढ़े चलो। समझ आ रहा क्या चल रहा है, हाँ सर बढ़िया, बढ़िया से समझ आ रहा है। आओ और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके में बहुत क्वेश्चंस बना सकता हूँ, खुद से बना दो उसमें क्या है, बट मैं सोच रहा हूँ विद डाटा करा दूं तो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आइए और देखें। ये भी वही है, ऐसा क्वेश्चन जो अभी हुआ है, अभी 2009 में फिर से आया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं। उन्होंने कहा एक 1 kg मास है, फिर से भाई कितना मास है 1 kg। ठीक, 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब है, बॉम्ब है। ये किस ईयर में आया अपन देख लेते हैं, 2001 में आया हुआ है। वही है कंसेप्ट, वही है प्रैक्टिस। ये 1 kg का बॉम्ब है, 3 पार्ट में टूटा,
रेशियो 1:1:3 respectively. Part having same masses is perpendicular direction with the velocity of 30 मीटर पर सेकेंड. तो जो सेम मासेस हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए 30 मीटर पर सेकेंड से. कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से. क्या बात ठीक है? इसको दो तरीके से करवा सकता हूं, देखना अभी, है ना. द वेलोसिटी ऑफ द बिगर मास, तो ये यहीं कहीं जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है m3 की. ये अपना m1, ये अपना m2. अब यहाँ इसकी वेलोसिटी बतानी है. क्या बतानी है? वेलोसिटी. पुराने वाले में क्या बताया था? मास. एक बॉम्ब था 1 kg का जो 1:1:3 के रेशियो में टूटा. ठीक है. जो दो मासेस हैं छोटे वाले, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भागे 30 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड से. तो जो थर्ड मास है बड़ा वाला, उसकी वेलोसिटी बतानी है. समझ में आ गया? अच्छा, तो पहले तो मास लिख लो अपन. ये कितना हो गया? 3, 4, 5. तो अपन मास मान लो m. मास क्या मान लो? 1 kg लेने की जरूरत नहीं, m मान लो. तो m1 कितना हो गया? m/5. m2 कितना हो गया? m/5. और m3 कितना हो गया? 3/5m. समझ आ गया? रेशियोज कैसे लिखते हैं? टोटल करो 5. पहला वाला क्या है? फर्स्ट पार्ट, तो m/5. लास्ट वाला कितना? 3 पार्ट, मतलब 3/5m. डन है. मैं तो कह रहा हूं बच्चों इसको ऐसे कर दो, सबसे बेस्ट. इसका मोमेंटम कंजर्व करा दो x में और y में. इसका मोमेंटम कंजर्व करा दो x में और y में. इनिशियल मोमेंटम सबका क्या था? 0. इनिशियल मोमेंटम x में भी 0, y में भी 0, z में भी 0. समझ में आया? सॉरी, x और y में. थर्ड डायमेंशन तो है ही नहीं है. x और y में रफ्तार दी हुई है आपको, परपेंडिकुलर क्या, तो मतलब y में इतने से और z में इतने से. जैसे पुराना वाला क्वेश्चन किया ना, P1 P2 P3, वैसे भी कर सकते, लेकिन एक नया तरीका सिखा रहा हूं इसमें. ठीक है. तो मोमेंटम इन x इनिशियली कितना था? 0. तो फाइनल मोमेंटम भी x में कितना होगा? 0, है ना. इनिशियल कितना था? 0. तो फाइनल भी कितना होगा? 0. तो जरा x का मोमेंटम लिखते हैं अपन. x का मोमेंटम कितना है? इस तरफ कितना है? m इंटू 30. ठीक है, m इंटू 30. देखो फटाफट x का कर रहा हूं. तो मास तो अपना m2 कितना हो गया? m/5 मल्टीप्लाई बाय 30. समझ में आ? प्लस ये इस तरफ ये वाले लिखो. ये कितना है? 3/5 इंटू m मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी बराबर कितना? 0. समझ आया? ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मोमेंटम x में भी कंजर्व कराओ और y में भी कंजर्व कराओ. तो x में इनिशियल कितना था? 0. अब x में कितना है? m2 इंटू 30 प्लस m3 इंटू v. तो m1 है कितना? m/5 इंटू 30 प्लस 3/5 इंटू m. तो ये हो गया आपका 5 1 जा, ये गया 6 जा. तो 6m इज इक्वल टू उस तरफ चला जाएगा 3/5 माइनस m इंटू v. क्या बात समझ में आई? तो 3 1 जा, 3 2 जा 5, 2 m से m कैंसिल, 5 2 जा 10 माइनस का. समझ गए? मतलब इनकी जो वेलोसिटी x में होगी वो कितनी होगी? 10 माइनस 10 आई कैप. समझ में आ गया? मतलब ये जो मास जाएगा इसकी x में वेलोसिटी कितनी होगी? एक बार सीख लो. x में कंजर्व कराए तो x में रफ्तार आ गई, कितनी आई? 10. और y में कंजर्व कराए तो मोमेंटम इनिशियल y में कितना था? 0. फाइनल देख, m1 इंटू 30. m कितना है? m/5 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 3m/5 आना 10 ही है. समझ रहे होगे आप? मल्टीप्लाई बाय v बराबर 0. तो अभी ये भी हमने किया तो y में भी वेलोसिटी कितनी आ गई इनकी? 10 j कैप माइनस का, 10 j कैप माइनस का. मतलब इस तरफ भी वेलोसिटी कितनी आई? 10. इस तरफ भी वेलोसिटी कितनी आई? 10. तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर. तो ये क्या हो गया? tan√2 मीटर पर सेकेंड. ये रही. समझ आ गया? हमने x में मोमेंटम कंजर्व करा दिया तो x में वेलोसिटी आ गई -10 आई कैप, मतलब इस तरफ जाएगा. ऑब्वियस सी बात है अगर x में मोमेंटम कंजर्व कराना है, क्योंकि ये जो थर्ड मास है ना बेटा, ये जो थर्ड मास है वो दोनों का मोमेंटम कंजर्व कराएगा. तभी तो जब इनिशियल बराबर फाइनल होगा. x में मिल गया, y में भी मिल गया. इसको बैलेंस कौन करेगा? ये. तो इनका मोमेंटम x में भी होगा और y में भी होगा. समझ आ गया?
अपन ने x में कंजर्व कराया तो x में रफ्तार कितनी आई 10, y में कंजर्व कराया तो रफ्तार कितनी आई 10, तो नेट कितना हो गया वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10 रूट 2। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर था, आंसर क्या था ए, ऑप्शन नंबर ए भी यही था 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी है, नोट कर ले। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, और इसी तरीके के हैं नीट और जेईई मेंस में, इसी तरीके के क्वेश्चन है सारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, चलो एक और लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। मजा आ रहा है? आप उससे भी कर सकते थे P1 प्लस P2 प्लस P3, बट बेटर होता यही कर लो, दोनों वेलोसिटी मिल गई, वेक्टर सम कर दिया दोनों का। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, भूल मत जाना। चलो एक आध और देखें बढ़िया सा, वही हो गया। देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया 1998 में, सुनना क्या था वो। A shell in the flight explode in 4 unequal parts. Which of the following conserved? एक शेल था फ्लाइट में, फूट गया, तो फॉलोइंग 4 पार्ट में टूटा, अनइक्वल पार्ट्स में, है ना। तो इनमें से क्या कंजर्व था? पहला लिखा था काइनेटिक एनर्जी, दूसरा लिखा था पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा लिखा अपना कौन सा, यही मोमेंटम P, है ना, और डी अपना क्या है, बोथ ए एंड सी, मतलब बोथ इनने लिखा था बी एंड सी, बोथ। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, कौन कंजर्व होता है? मोमेंटम। तो आंसर इज सी, 1998 में नीट में आया हुआ था। ठीक है, क्लियरिटी है। आइए, पूछा था कि अगर एक मास है वो बस्ट हो गया 4 अनइक्वल पार्ट्स में, तो क्या कंजर्व होगा? तो बच्चों मोमेंटम कंजर्व होगा। क्या बात समझ आई? अच्छा, आओ एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और आज की कहानी करते हैं खत्म। लेट मी चेक द साइज ऑफ द वीडियो, कितनी लेंथ हो चुकी है। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए सुनना ध्यान से। कहां गया? अ मास ऑफ 1 kg, बहुत बढ़िया सवाल है। अ मास ऑफ 1 kg थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक मास है 1 kg का जो 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, कहां गया यार, भूल जाता हूं कहां पढ़ रहे थे। आफ्टर 5 seconds, after time equals to 5 seconds, it explodes into 2 parts. One of them is 4 kg, sorry, one of them is 400 gram, therefore another will be 600 grams, है ना। comes down with the velocity of, समझा दूंगा मैं भी, टेंशन मत लो, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, so what is the velocity of another mass? options are, पहले सुन लो फिर समझा देता हूं। 40, बी है अपना 80, सी है अपना 100 और डी है अपना 60। ध्यान से सुनिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक 1 kg का मास था बच्चों, जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया अपवर्ड, मतलब इस तरीके से ऊपर, कितनी वेलोसिटी से? 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका। आफ्टर टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड इट बस्ट इनटू 2 पार्ट्स। टाइम 5 सेकेंड के बाद 2 पार्ट में बस्ट हुआ। एक का मास 400 ग्राम, दूसरे का मास 600 ग्राम। तो उन्होंने बोला 400 वाला नीचे आया 25 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ, तुरंत जैसे फटा एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसकी रफ्तार नीचे की तरफ कितनी थी? 25, है ना। जैसे ऊपर फटे तो ये नीचे वाले 400 ग्राम के नीचे की तरफ रफ्तार कितनी थी? 25। तो ये तो ऊपर ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम कंजर्व करना है, नीचे तो आएगा नहीं। इनकी बतानी है 600 ग्राम वालों की वेलोसिटी बतानी है, वो रहे 4 ऑप्शन। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी पता हो ना, जब ये फटा। ये फटा कब है? 5 सेकंड के बाद। ऊपर जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? कम। तो सबसे पहले तो हमें 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी तो इनिशियल मोमेंटम लिख पाएंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो अपना पूरा था 1 kg, वेलोसिटी पता होनी चाहिए ना वहां की, वो तो फेंका था 100 से, आप समझ गए होंगे। तो आइए सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं आफ्टर
v आफ्टर 5 सेकेंड्स, v आफ्टर 5 सेकेंड्स। उनने बोला है g को ले लो 10, अंडर ग्रेविटी फेंका है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो v इज इक्वल्स टू 100 से फेंका था ऊपर, तो g कितना है नीचे, तो -10 इंटू 5, तो वेलोसिटी यहां से आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, 50 मीटर पर सेकेंड ये हो गई इनकी स्पीड। इनिशियल मोमेंटम लिख लो, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और ये रफ्तार होगी कहाँ, ऊपर की तरफ, तो मैं ऊपर का डायरेक्शन ले रहा हूं पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन ले लेता हूं नेगेटिव, लिए हुआ है पहले से ही, तो ऊपर ही जा रहा था जब फटा है 5 सेकंड के बाद। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास है 1, वेलोसिटी है 50, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया अपना 50। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 50। फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें, ये नीचे की तरफ आया तो 0.4 कितने से आया 25 से, माइनस का, समझ में आया, -0.4 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय v, समझ गए। सो फाइनल मोमेंटम अपना कितना, कैलकुलेशन क्लियर है, p फाइनली तो लिखा है, नीचे की तरफ माइनस लिया है तो -0.4 kg मल्टीप्लाई बाय 25। अरे यस और नो, नहीं आया, चलो, तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, तो इनिशियल था अपना 50, 0.4 इंटू 25, ये कितना हो गया अपना 10, कितना हो गया माइनस का 10, मल्टीप्लाई बाय 0.6 इंटू वी, इस तरफ आएगा तो 60 इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू वी, 60 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल्स टू वी, सो वी इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड, प्लस मतलब ऊपर की तरफ, नीचे का डायरेक्शन हमने क्या ले रखा था माइनस, आंसर कितना आया प्लस, ऑब्वियसली बात है ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आया, सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर पर सेकेंड, सारे ये मीटर पर सेकेंड में थे, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा 5 सेकंड के बाद हमने वेलोसिटी निकाल ली, फिर हमने उसका इनिशियल मोमेंटम लिख लिया, क्योंकि 5 सेकंड के बाद फटा तो जितनी वेलोसिटी होगी वही तो इनिशियल मोमेंटम होगा, है ना, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 50, फाइनल क्या होता है इनिशियल के बराबर फाइनल, फाइनल के लिए 2 मासेस हो गए, एक नीचे की तरफ आया तो वो माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमने माइनस जी माइनस लिया ना नीचे, तो -0.4 इंटू 25 प्लस 0.6 इंटू वी, यहां प्लस क्यों लिया, यहां माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों जो वैल्यू पता होती है ना और उसका डायरेक्शन वो पुट अप करते हैं, याद रखना, इसकी तो हमें पता ही नहीं है कहाँ है, ऊपर की नीचे, वो तो कॉमन सेंस से मैंने बोल दिया कि ऊपर जाएगा, वो तुम्हें भी पता है, तो जिसकी वैल्यू पता हो वो रखना है। मास तो क्या होता है स्केलर है, वेलोसिटी तो पता ही नहीं है ना, ये कॉमन सेंस से बता रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, तो वेलोसिटी जिसकी पता हो वो रखना साइन के साथ, पता ही नहीं है तो क्या का साइन, क्लियर है, ठीक। तो v की वैल्यू कितनी आ गई इनिशियल बराबर फाइनल करके 100 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी। तो आई होप दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ इज क्लियर टू यू। धन्यवाद, मजा आया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डील करे, मजा आया। ईयर नहीं बताया था मैंने, इसमें ईयर भी बता देता हूं इस क्वेश्चन में, किस साल आया था ये आया था बच्चों 2000 में। कब आया था 2000 में आया था ये याद रखना, नीट 2000 में, क्लियर है। चलो ऐसे पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कनेक्टिविटी बना के रखिए और कंसिस्टेंसी बना के रखिए। कंसिस्टेंसी 2 साल बना लोगे 11 12 में 100% नीट और जेई दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जेई में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, बट नीट में तो फिजिक्स प्रॉपर यहां से हो सकती है आपकी। धन्यवाद, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।